हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जनरली क्या होता है बच्चों का दो तीन क्वेश्चन से रह जाते हैं हर बार 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 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देते हैं और दो तीन क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन से कोई दो क्वेश्चन से कोई तीन क्वेश्चन से रह जाता है हर बार। तो कुछ ऐसी फंडामेंटल 5 मिस्टेक है जिनको मैंने एनालिसिस करके निकाला है कि बच्चे जनरली ये 5 गलतियाँ करते हैं, इसीलिए वो बार बार जो प्रीलिम्स का दुष्चक्र है, जो पंचवर्षीय योजनाएँ हम जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स की, उसमें फँस जाते हैं और बार-बार वही-वही मिस्टेक करते हैं और इस वजह से बार-बार वही 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं, है ना? तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अगर आप 2027 में सिलेक्शन चाहते हैं तो। 2027 आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे मैं कई बार ये बातें बता चुका हूँ आपको कि 2027 में बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं, तो पोस्ट अच्छी खासी आने की संभावना है। जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं उनको मैं बोलूँगा, मेरी पर्सनल राय है उनको कि 2027 और 2028 ये वो 2 साल है जिनमें जिन बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया उनका हो गया, उसके बाद फिर से जो है पोस्ट कम आना लग जाएगी। 2027 में प्रमोशन हुए हैं इस वजह से पोस्ट ज़्यादा आएगी और 2028 में चुनाव है, तो ये जो 2 साल हैं इन 2 सालों में आप तैयारी कर लो, मन लगा के मेहनत कर लो। जो भी बच्चे पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है, वो भी मन छोटा ना करें, आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। मेरे ख़्याल से इसमें फॉरेस्ट और जो सिविल है, दोनों में और भी जो अन्य एग्ज़ाम्स होती है ना पार्ट ए, पार्ट बी वाली, उनमें अच्छे पोस्ट आने की संभावना बनेगी। दूसरी बात ये भी है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर हमारे 3-4 साल हो गए हैं, क्या हमको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इस पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएँगे सेपरेट, उस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस, हम 5 गलतियों की बात करने वाले थे। पहली गलती सबसे बड़ी जो होती है, मैंने जो नोटिस किया है कि बच्चे क्या करते हैं कि अकेले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, है ना? प्रीलिम्स की अकेले तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की दोनों को ही साथ में लेके तैयारी नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी मैंने, है ना? इस वजह से पता है क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका कोई दोस्त होगा, जिसकी एक बार एग्ज़ाम निकली होगी और प्रीलिम्स और फिर बार-बार प्रीलिम्स निकल रही होगी। इसके पीछे क्या वजह रहती है कि देखो, प्रीलिम्स का जो नॉलेज है, आप जानते हैं प्रीलिम्स में 10 यूनिट है ना? और मेंस में अगर बात करोगे ना तो इन 10 यूनिट में से 5 यूनिट तो कॉमन है। अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 3, 4, 1 और 2, 3-4 इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी ज्योग्राफ़ी है, इंडियन और एमपी दोनों की ज्योग्राफ़ी, और 1-2 इसलिए क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, एमपी और इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में हम पॉलिटी पूरी पढ़ सकते हैं। पेपर 2 का पार्ट ए की बात हम कर रहे हैं ना, ये अगर बात करोगे ना आप तो ये पेपर जो है 1 का पार्ट ए और बी दोनों है ना? ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना भले। और जो पॉलिटी है आपकी, मैं बोलूँगा पेपर 2 का जो पार्ट बी है, ये आपकी पॉलिटी है ना? पेपर 2 पार्ट बी। तो ये नहीं, पार्ट ए सॉरी, पार्ट बी में तो सोशियोलॉजी है। तो ये क्या होता है, ये कॉमन में फिलहाल के लिए मैं कॉमन सिलेबस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर 3 का जो पार्ट ए है और पेपर 3 का जो पार्ट बी है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो रुको, यूनिट 6 और 7 की, 6 और 7 की और साथ में 9 की, है ना? तो ये जो है तीनों, ये आपके पेपर 3 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों से होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो यूनिट 9 है ना आपकी, यूनिट 9 आईसीटी की पूरी-पूरी पेपर 2 के पेपर 3 के पार्ट बी में है ना? उसके बाद 7 यूनिट की बात करें तो पूरा का पूरा आयुष वाली जो 4 और 5, 3 और 4 यूनिट है पेपर 2 3 की पार्ट बी की, वो। उसके अलावा जो यूनिट 6 है, वो पेपर 3 का पार्ट ए पूरा, इसमें आपका पूरी इकोनॉमी आती है, वो इंडियन भी आती है और एमपी की इकोनॉमी भी आती है। तो हमने ये बात देखी कि 2 और 4 यूनिट ये, है ना? और उसके बाद 1 यूनिट ये 5 और 3 ये 8 यूनिट। कुल मिला के जनजाति वाला भी अगर देखोगे ना आप यूनिट 10 भी, तो वो भी आपको देखने को मिलती ही मिलती है ना? तो बची कौन-सी यूनिट फिर? 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ले दे के बची करंट अफ़ेयर्स की। तो कई बार ऐसा होता है मेंस में करंट अफ़ेयर्स भी आ जाता है। तो जो बच्चे केवल प्रीलिम्स अलोन तैयारी करते हैं, उसमें और जो साथ में तैयारी करते हैं, उसका बेसिक जो डिफ़रेंस होता है, वो ये होता है कि वो ये जो है, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना मेंस की तैयारी में, तो प्रीलिम्स का तो वो पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन जो मेंस का उसका उनका जो नॉलेज होता है, वो भी उसमें वैल्यू एडिशन का काम करता है।
दूसरा क्या है, मेंस का जो माइंडसेट है ना वो ऐसा है कि हमको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, मेंस का जो माइंडसेट है वो चीज़ें याद रखने पे फोकस करता है। तो इस वजह से ये होता है कई बार हमको चीज़ें याद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ मेंस कैसे मदद करती है। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ लिखते हैं तो उसमें ये बात लिखते हैं कि जब इन्होंने शकों को हराया तो चांदी के सिक्के चालू किए। ये उपलब्धियों में आता है एग्ज़ाम में। और जब ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं है, ये इसकी बात है विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो हम इसरो की उपलब्धियाँ जब लिखते हैं तो उसमें ये बात लिखते थे हम कि PSLV C-37 से 100 उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया था, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। हम ये भी बोलते हैं उसमें कि मंगल का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है 2013 में हमने पहली बार में सफल कर दिया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अष्टांग योग में 8 जो योग ये हैं नियम हैं, तो ये भी आते हैं। तो ये जो है ना ये हम मेंस में जब चीज़ें याद कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो प्रीलिम्स में भी मदद करती है। जैसे एग्जांपल मैं 2026 का ही लेता हूँ। जाबोल उपनिषद का एक क्वेश्चन आया था कि 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है? ये आपकी मेंस में पहले भी आया हुआ है और इस साल वो प्रीलिम्स में आया है ना? तो प्रीलिम्स और मेंस को आप अलग-अलग करके मत पढ़ो। जो भी जैसे आप मैं बोलूँ आपको पेपर 1 के पार्ट ए की जो दूसरी यूनिट है मध्य प्रदेश के वंश जो हैं, वहीं से हर साल क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो उसको आप अलग से मत पढ़ो। मैं बोलूँगा अगर मेंस भी आप बहुत अच्छे से कर लिए तो आपकी प्रीलिम्स बहुत अच्छे से हो जाती है। और जो ये 2-3 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपके रह जा रहे हैं, ये आपके नहीं रहेंगे, है ना? तो मैं बोलूँगा कि आप इनको बहुत अच्छे से तैयारी करो। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो यही करते हैं बच्चे कि वो या तो सोचते हैं कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर लूँगा या सोचते हैं मेंस की कर लूँगा। तो ऐसा मत करो, आप इनको साथ में लेके चलो। और कब-कब लेके चलना है मैं ये भी बता देता हूँ, कब तक लेके चलना है। तो मैं अगर बोलूँगा आपको तो आप दिसंबर जो है, दिसंबर तक आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चल सकते हो, है ना? दिसंबर तक आप आराम से जैसे मैं बोलूँ हम लोग आरंभ और प्रहार में क्या करा रहे हैं कि जो आरंभ बैच है ना उसमें हम सुबह की क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं सुबह। उसमें हम प्रीलिम्स कर लेते हैं, है ना? सुबह प्री कर लेते हैं और फिर पूरा जो दिन बचता है ना आपका उसमें हम मेंस कर लेते हैं, है ना? पूरे दिन में क्या करते हैं मेंस कर लेते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों का कॉमन सिलेबस साथ में चल रहा है, तो कहीं न कहीं एक मेंस जो है प्री के लिए या प्री मेंस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करती है। तो 100% जो 2-3 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएँगे। तो आपका सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा। अब हम और आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है ना, जिस दिन आप परीक्षा दे के आते हो, हम लोग डिस्कशन अच्छे से ही करते हैं जब बात कर ही रहे हैं तो। जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो क्या होता है कि एक वो बंदा होता है जो एग्ज़ाम दे के आए दिन उसी दिन सैटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो उस वजह से ये होता है कि वो अगले ही दिन तैयारी में लग जाता है मेंस की। और एक वो व्यक्ति होता है जो प्रीलिम्स दे के आता है, उस दिन उसको कन्फर्म नहीं रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या फिर वो बाउंड्री लाइन पे होता है। तो दिक्कत यहाँ आती है कि जो बच्चा जिसको उसी दिन श्योर हो गया है, वो बच्चा मेंस की तैयारी करने लग जाता है और जो श्योर नहीं होता है वो महीने भर तो ऐसे कट ऑफ की वीडियो देख देख के ही निकाल देता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं प्रीलिम्स में तो आप निश्चिंत हो जाएँगे और आपकी मेंस की तैयारी तभी से शुरू हो जाएगी। और जो यकीन मानो जो प्रीलिम्स होते ही कि जो मेंस की तैयारी करते हैं उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। और मेंस में क्या है ना, आपका रिलेटिव मार्किंग होती है और दूसरे व्यक्ति को आपको 3 में से 1 में आना रहता है। तो 2 लोगों को आपको हराना रहता है जो ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे ख़्याल से, है ना? तो पहली गलती ये करता है बच्चा कि वो प्रीलिम्स और मेंस की अलग-अलग प्रिपरेशन करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, तो दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि वो सिनॉप्सिस का जो प्रोग्राम है ना, या मैं इसको बोलूँगा शॉर्ट नोट्स, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग क्या है, मैंने देखा है, मैं कल ही एक लड़की से बात कर रहा था, उनका मैसेज आया था तो कि सर मेरे बार-बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने उनको बोला, मैंने कि आपने क्या दसों यूनिट के ऑल 10 यूनिट्स के आपने नोट्स बना रखे हैं प्रीलिम्स में? तो उन्होंने बोला कि सर नहीं बना रखे हैं। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो यहीं पे आपका सिलेक्शन रुक रहा है। देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ नोट्स क्यों बनाना चाहिए और नोट्स क्यों अनिवार्य बनाना, इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो ये है कि जैसे मेरा मानना ये है कि आपकी कल एग्ज़ाम है, यानी जैसे इस साल 26 अप्रैल को एग्ज़ाम हुई थी। तो जो व्यक्ति 25 और 26 अप्रैल को रिवीजन नहीं कर पाएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि पहली बात तो एमपीपीएससी इज़ अ फैक्चुअल एग्ज़ाम, ठीक है? फैक्चुअल एग्ज़ाम है और लाखों करोड़ों फैक्ट हैं। आप ये बताओ मुझे कि बिना आप रिवीजन करे वो याद कर सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आपको, नदियाँ हैं। मैं 10 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 8 मतलब दूसरी एग्ज़ाम्स भी मैंने दी है।
एमपीपीएससी मैंने 8 बार दी है और 8 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए, फिर भी मुझे आज भी अगर बोलोगे ना आप कि सर आप नर्मदा नदी की या फिर ताप्ती नदी की सभी सहायक नदियों के नाम बता दो, तो मैं भी हो सकता है आपको नहीं बता पाऊँ, बहुत कम बता पाऊँगा। वो जो भी बार-बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए याद है। तो हर फैक्ट आपको याद रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अंतिम समय पे अगर आप रिवीजन कर लोगे तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो याद हो जाए और इसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है, ये भी मैं लॉजिकल बात करूँगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी, सी और डी ये 4 ऑप्शन हैं, है ना? और इसमें से क्या होता है कि अगर आपकी रिवीजन की कमी रहती है ना, तो 2 ऑप्शन में हम कन्फ्यूज़ होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप एग्ज़ाम में जाओगे, अगर आपको बराबर रिवीजन नहीं हुआ तो आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ होगे। लेकिन अगर आपका ऑप्शन रिवीजन अच्छे से हो पाया है तो आप आराम से 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन जो है निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हुआ है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है रिवीजन लैक ऑफ रिवीजन की वजह से और लैक ऑफ रिवीजन होता है बराबर नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो। कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो कि जैसे हम आरंभ बैच में पढ़ाते हैं, तो हम लोग ये फ़ोकस करते हैं कि 20 पेजेज़ से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए। 20 पेजेज़ में हम हर यूनिट के नोट्स बनवा देते हैं। ये भी सिखाते हैं कि नोट्स कैसे बनाना है। तो इमेजिन करो कि 20 पेज के 1 यूनिट के नोट्स हैं, टोटल आपके पास 200 पेज के नोट्स हैं और अगर आप 200 पेज के आपके नोट्स होगा तो यकीन मानो 1 दिन में आराम से आप रिवीजन कर पाओगे। लेकिन अगर आप किताब से पढ़ोगे ना तो 1 यूनिट के जो है वो 200 पेज की किताब होती है। 1 यूनिट की 200 पेज से ज़्यादा की किताब होती है। तो सोचो अगर आप पूरा एक तो ये हो रहा है कि पूरे का पूरा सिलेबस 200 पेज में हो जा रहा है और एक ये हो रहा है कि एक ही पूरी यूनिट की किताब 200 पेज की है और एक बात और होती है ना कि दिमाग में एक बर्डन जैसा लगता है आपको। जैसे भले आपने अंडरलाइन करके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है बुक में मार्क कर दिए हों, लेकिन एक बर्डन होता है और इसमें अगर मैं बोलूँ कि अगर 20 पेज 1 यूनिट यूनिट के हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा हाँ यार 20 पेज तो है, कितनी देर लगेगी? मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 घंटा। अगर आपने मान लो वो 20 पेज के शॉर्ट नोट्स है, आपने अगर उनका पहले भी रिवीजन किया हुआ है, तो एग्ज़ाम के दिन उसको पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 1 से डेढ़ घंटा। तो ये जो है ना, ये काम करता है। मैं बता रहा हूँ मैंने जब यूपीएससी के एग्ज़ाम देता था, तो मेरी ये सब प्रैक्टिकल बात है। यूपीएससी के एग्ज़ाम देता था, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और ये मुझे बहुत परिणाम इसका झेलना पड़ा और मैंने जब नोट्स बनाए, तो मेरा सिलेक्शन होना शुरू हो गया। तो आपके 10 के 10 यूनिट के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके भी मैं बता चुका हूँ वैसे तो, पर मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका पेज है ना? देखो सबसे अच्छे शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जो कि आप ही को समझ में आए और दूसरों को सब भले ही नहीं भी आए तो चलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप हेडिंग डाल दोगे, है ना? तो आप उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दो या मैं बोलूँगा आप इसको एक पेज को 2 हिस्सों में लिख सकते हो। जैसे यहाँ इस प्रकार से आप लिख रहे हो, इस प्रकार से और उसके बाद में जो है फिर आप इधर से लिखना शुरू कर दो। और मैं बोलूँगा आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली बात है शॉर्ट नोट्स के लिए कि आप छोटा लिखो। तो छोटा लिखने से ये होगा कि कम पेजेस में जो है आपके ज़्यादा नोट्स कवर होंगे। तो छोटा-छोटा लिखो, उसके बाद स्पेस जितना कम हो उतना कम दो। उस वजह से ये होगा कि कम पेजेस में आपके ज़्यादा नोट्स बनेंगे। देखो हमको सजावट तो करनी नहीं, मनोरंजन करना नहीं है। हमको केवल एग्ज़ाम क्लियर करनी है, हमारा फ़ोकस है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो उसके लिए अगर थोड़े बुरे भी दिख रहे हैं नोट्स तो चलेगा, कम पेजेस में रहेंगे तो एक मानसिक तनाव नहीं आएगा आपको कि मुझे बहुत सारे पेजेस पढ़ने हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहोगे एग्ज़ाम के दिन पे। तो दूसरी सबसे बड़ी जो गलती करता है बच्चा, वो ये है कि वो सिनॉप्सिस नहीं बनाता है, ठीक है? अब तीसरी गलती क्या है उसकी? तीसरी गलती उसकी ये होती है सबसे बड़ी कि वो पीवाईक्यू एनालिसिस करना नहीं जानता है ना? देखो, एक होता है कि मैंने पिछले 5 साल की पीवाईक्यू कर ली है। मुझे कई बच्चे मैं उनको पूछता हूँ कि पीवाईक्यू एनालिसिस किया आपने? तो बोलते हैं हाँ सर हमने पिछले 5 साल की जो है पीवाईक्यू कर ली है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपने अच्छे से नहीं की है। तो बोलेंगे क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो उसके पीछे कारण ये है कि आपने इससे लॉजिकल गेसिंग नहीं सीखी, है ना? आपने ये नहीं सीखा कि एमपीपीएससी ऑप्शन कैसे डिज़ाइन करती है या फिर एग्ज़ामिनर का माइंडसेट क्या होता है? एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन गलत करवाने के लिए कैसे ऑप्शन अरेंज करता है? अगर आप एग्ज़ामिनर का माइंडसेट समझ जाओगे, तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे। 4 में से कई बार ऐसा होता है देखो, आप मैं बता देता हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से कि एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है, अगर वो नॉलेज के बेसिस पे क्लियर होती ना या कोई भी सिविल सर्विसेज़ की एग्ज़ाम है, वो अगर नॉलेज के बेसिस पे क्लियर होती तो सबसे पहले आपका ही सिलेक्शन होता, जो मुझे सुन रहे हो क्योंकि आप सीरियस हो। लेकिन ज्ञान से केवल ये एग्ज़ाम क्लियर हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर क्या?
तो फिर सर हमको टेक्निक सीखनी पड़ती है। एमपीपीएससी एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना? कुछ बच्चे क्या होता है, मैं 2 कंडीशन बताता हूँ। एक बच्चा वो है कि जिसको ये पता है कि सर मुझे जो क्वेश्चन आते हैं मैं केवल वही कर पाता हूँ और जो मुझे नहीं आते उनको देख के मैं डर जाता हूँ। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आता है वो तो सर मैं कर ही लेता हूँ, जो मुझे नहीं आता है वो भी मैं लॉजिकल गेसिंग के थ्रू कर लेता हूँ। और ये मैंने डेवलप किया पीवाईक्यू एनालिसिस से। हमने डेवलप करवाई है एक्चुअल में ये। जैसे मैं मेरा बताता हूँ आपको, मेरा इस साल भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, 25 में भी क्लियर हुआ, 25 में भी मेरे 87 क्वेश्चन थे। इस बार मेरे 75 है, इसके पहले मेरे 85 हैं। दूसरी जगह स्कोर कार्ड भी लगा रखे हैं मैंने। तो ये आप देखोगे ना इसमें, तो एक बात आपको पता चलेगी कि सर इतने क्वेश्चन तो हमको नहीं आते एग्ज़ाम में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ आपको, तो आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो कोई बिरला से बिरला व्यक्ति भी जो रहेगा ना, उसको भी 70 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो 100% वो श्योर होगा उसमें। अब 70 से सर आप 85 के आंकड़े तक कैसे पहुँचे? या मैं कैसे पहुँचा, 8 बार मैंने जो एग्ज़ाम निकाली वो मैं 85 के आंकड़े तक कैसे पहुँचा? इसके पीछे ही यही है, लॉजिकल गेसिंग। ये एक टेक्नीक है जो आप सीख सकते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस से, जिससे आपको क्या है, ऑप्शनल एलिमिनेशन में मदद मिलती है। इसी को हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक भी बोलते हैं, इसी को हम लॉजिकल गेसिंग भी बोलते हैं और ये पीवाईक्यू एनालिसिस से आता है। एग्ज़ाम को हम समझते हैं कि एग्ज़ामिनर कैसे ऑप्शंस जो है देता है और कैसे उनको आपको सोल्व करना चाहिए। तो ये पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये नहीं करते हैं बच्चे और ये करना नहीं आता है, ये हम करवाते हैं और ऐसा करवाते हैं कि अगर एमपीपीएससी की पूरी फील्ड में कोई करा दे तो फीस वापस ले जाइएगा। ठीक है? इतना बड़ा गारंटी कोई नहीं दे सकता, ये हम दे सकते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, हम वो हैं जो एग्ज़ाम बार-बार क्लियर किए हैं। हम वो नहीं हैं जो ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये किए हैं तो बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है? तो ये तीसरी गलती वो है जो बच्चे जनरली करते हैं। चौथी जो चीज़ मैंने देखी है बच्चों की, वो रिवीजन ढंग से नहीं कर पाते या करते ही नहीं है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो फैक्चुअल एग्ज़ाम में रिवीजन ना कर पाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर रिवीजन को ढंग से ना आना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। मैं ये भी बताऊँगा आपको कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन में हम चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कितने आप चीज़ें याद रखोगे? आप ये हो सकता है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ते जाओ, आप अपने मन में एक आत्मविश्वास रखो कि हाँ, मुझे चीज़ें याद हो रही है, अगर मैं मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ को पढ़ूँगा तो मैं याद रह जाएगी। बार-बार अपने आप को चेक नहीं करना है। हम क्या करने लगते हैं कि एक पेज पढ़ा उसके बाद हम चेक करने लगते हैं कि अच्छा ये बता, दिमाग से पूछते हैं कि अच्छा ये बता कि वो उसका आंसर क्या होगा या उसका आंसर क्या होगा? अगर वो बता देता है तो हम कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, नहीं बता पाता है तो हम लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि यार मैंने अभी पढ़ा था, अभी का भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे चेक नहीं करना है, ये रिवीजन की सही टेक्निक नहीं है। ये हम आपको सिखाएँगे, एक इस पे सेपरेट वीडियो भी लाएँगे और बाकी हम हमारे बैचेस में भी ये सिखाते हैं बच्चों को। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जो आप ये 1-1, 2-2 क्वेश्चन से रह रहे हैं ना, ये आप रहना बंद हो जाओगे और प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और प्रीलिम्स क्लियर होता है ना, तो उसकी बात ही अलग है, क्योंकि हम मेंस लिख पाते हैं, नहीं तो आपके पास अगले 1 साल तक कुछ नहीं है करने को और ये सोच के भी डर लगता है ना? तो रिवीजन आप ढंग से नहीं कर पाते हैं या फिर आप डेली रिवीजन नहीं करते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप 1 घंटा डेली रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये फैक्चुअल एग्ज़ाम है, यहाँ पे आपको सब चीज़ें याद नहीं रह पाएगी। अगर आप बार-बार उसको रिवाइज़ करेंगे तब जाके वो याद रह पाएगा आपको। दूसरी बात 5वें नंबर पे है कि हम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हैं। प्रैक्टिस में सर हम क्या करें, तो हम प्रैक्टिस में एक तो आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, है ना? एक तो टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस करो, दूसरा आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो। ये पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तो देखो फ्री है, अभ्यास बेस में आप देख सकते हो, उसमें पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होती ही है। रोज़ उसमें 10 एमसीक्यू डालते हैं, बस ये है कि आप उनको अटेम्प्ट करना, नहीं तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। बच्चे उसको ऑपरेट करते हैं, वो फ्री ग्रुप है। तो टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हैं जॉइन, हमारे टेस्ट सीरीज़ भी कर सकते हैं, मैं बताऊँगा अभी उसके बारे में आपको। किसी की भी आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और तीसरी आप क्या होता है, जैसे कोई भी किताब है, जैसे मान लो यूनिट 10 की निर्माण की किताब है, तो उसके साथ क्या होता है ना, हर चैप्टर के बाद में ऑब्जेक्टिव होता है। इन तीनों चीज़ों के अलावा आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव मत लगाना। टेस्ट सीरीज़ का मैं बोलूँगा, टेस्ट सीरीज़ अगर हमारी लगा रहे हो, तो फिर टेस्ट सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ की तरह लगाना। बाकी अगर आप हमारी नहीं लगा रहे हो, मार्केट में कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, तो उसमें मैं बोलूँगा कि उसको आप बस 2 चीज़ों के लिए यूज़ करना। एक तो है आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है उसके लिए, है ना? और दूसरी ये है कि आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, अगर ये सीखना है तो इसके लिए। बाकी आप एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन आएगा, ये सब मत सोचिएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है जहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बस ये डर ज़रूर बन जाता है। तो ये सब नहीं करना। तो ये 5 गलतियाँ हैं जो बच्चे जनरली करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ टेस्ट सीरीज़, जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्या होता है।
देखो टेस्ट सीरीज़ का लफड़ा ये है कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है टेस्ट सीरीज़ में कि सर इतने ज़्यादा टेस्ट होते नहीं हैं, तो हमको पता ही नहीं कल चल पाता है कि जो है हम, और वो शुरू ही होती है दिसंबर के बाद में, तो हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो हम लोग 30 टेस्ट यूनिट वाइज़ और 10 एफएलटी हम यहाँ पे करवाएँगे आपके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे टेस्ट सीरीज़ की यूनिकनेस इस बात की है कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बैठ के दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे एक सेपरेट ग्रुप है टेस्ट सीरीज़ का, उसके माध्यम से। दूसरी बात 6 सितंबर से टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है। प्रत्येक टेस्ट का जो है डिस्कशन हम ही करेंगे जो सिलेक्टेड लोग हैं, और लॉजिकल गेसिंग आपको सिखाएँगे। पेपर को आप प्रिंट करवा सकते हो। पेपर का एक्सप्लेनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हम नोट्स फॉर्मेट में देंगे और केवल 1-2 पेजेस में ही वो रहेगा। उसमें केवल काम की चीज़ें रहेगी। दूसरी बात पेपर देना, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या-क्या गलतियाँ मिस्टेक नहीं करनी है, ये सब हम आपको सिखाएँगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं होगी। एक भी, है ना? पेपर खुद हम ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ना रखता हो। तो आप आराम से इसको जॉइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 65 प्लस बच्चे जॉइन कर चुके हैं। शुरुआती 100 बच्चों के लिए फ़ीस बहुत ही कम है। वैसे तो हमारी सबकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रीलिम्स हम पढ़ा रहे हैं और आपका शेड्यूल, आप ये जो है आप शेड्यूल फ़ॉलो कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हमारा मैं बता देता हूँ। हम सुबह-सुबह प्रीलिम्स की क्लास लेते हैं और आरंभ 3.0 जो है 1 सितंबर से चालू हो रहा है। 28 तारीख तक जो राखी है, राखी का ऑफ़र चल रहा है और इसमें हम बहुत ही कम फ़ीस रखे हैं, बहुत ही कम। यानी ये मान लो आपकी आप ₹100 1 यूनिट के लिए कर रहे हो खर्च बस, 10 यूनिट के लिए ₹1000। ₹1000 में अभी आप ये बैच मिल रहा है। 28 तारीख तक ही ये ऑफ़र है, बाकी फिर उसके बाद 1500 हो जाएगा। तो 6:30 से 8:30 बजे तक जो है हम प्रीलिम्स की लाइव क्लास लेते हैं। 9 से 10:30 के बीच में जो है हम प्रीलिम्स का जो बैकलॉग पोर्शन होता है, जो छूट जाता है, मुझे पता है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपका बैकलॉग ज़रूर जनरेट होगा। तो हमने क्या किया है कि 2 घंटा तो जो है हम पढ़ते हैं और बाकी 2 घंटे में जो बैकलॉग हो गया है उसको हम कवर करते हैं। बाकी उसके बाद आप खुद ही पढ़ते हैं, जैसे मेंस आप खुद ही पढ़ते हो। मैं तो आपको शाम को 7 बजे बाद ही पढ़ा पाता हूँ, कारण ये दिन भर ड्यूटी रहती है, ड्यूटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। सुबह और रात का जो मेरा पर्सनल टाइम होता है उसमें मैं पढ़ाता हूँ, बाकी टाइम टाइम ड्यूटी रहती है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी मैं बोलूँगा रोज़ 1 से डेढ़ घंटा जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फैक्ट शीट, इन पे आप फ़ोकस करिए, रिवीजन पे फ़ोकस करिए। उससे ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, आपको चीज़ें याद होने लगेगी। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो आपको चीज़ें बराबर याद रहेगी, लेकिन रिवीजन आपको रोज़ करना पड़ेगा, है ना? तो ये आप कर सकते हो और अब आराम से हमारा जो है सिलेबस हो जाएगा दिसंबर तक। बाकी काफ़ी बच्चों का ट्रस्ट हमने लिया है, जीता है। आप हमारे दूसरे वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। बच्चे खुद फीडबैक देते हैं। आप अश्वथ अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाके पूछ सकते हो कि सर या फिर कोई भी अश्वथ अकेडमी में कैसा पढ़ाते हैं। या ना प्रहार बैच में 292 स्टूडेंट्स है, आरंभ बैच में 250 प्लस स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये पुराना आंकड़ा है अलग ही। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, पीडीएफ आपकी दी जाती है अंडरलाइन करके। अंडरलाइन करके आपको पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद उसके लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस होगी। बाकी आप फैक्ट शीट वगैरह के लिए कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। आपको सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच भी आप जॉइन कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए। ग्रुप जॉइन करना है तो मनीष को बता देना, चाहे आप प्रीलिम्स का करना चाहते हो, मेंस का करना चाहते हो, फाउंडेशन करना चाहो, फॉरेस्ट का करना चाहो या फिर टेस्ट सीरीज जॉइन करना चाहो। ये कुछ भी आप करना चाहो जॉइन तो कर सकते हो। मनीष को मैसेज कर लेना या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर लेना, तो आपसे संपर्क हो जाएगा। कुछ पर्सनल डाउट पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज कर लेना, है ना? तो आप, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं। मैं जब से जैसे ही देखता हूँ वैसे ही रिप्लाई आपका कर देता हूँ। बाकी मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं।